जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, थंबनेल पर मैंने ऐसे ही नहीं लिख रखा है, इसका कोई ना कोई कारण रहा होगा कि मजाक से हट के पूरे यूट्यूब पर ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा जैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ। और भारत के सभी पठार इसमें समाहित होंगे, एक दो नहीं, टोटल जितने भी भारत के अंदर पठार होंगे वो शामिल है इसमें। और साथ में इन पठारों में जो खनिज पाए जाते हैं वो भी शामिल है, और इन पठारों से जो नदियां निकलती हैं वो भी इसमें शामिल है। और सब कुछ हम मैपिंग से जानेंगे, विदाउट मैपिंग हम कुछ नहीं जानेंगे। टोटल केवल मैपिंग से ही मैं याद करा दूंगा भारत के सभी पठार। टोटल मैपिंग से बार बार बना के आपको सिखा दूंगा। जो डर होता है ना मैप का, वो खत्म हो जाएगा आज के बाद। तो बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। आओ देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, मैपिंग से समझ लेंगे। किससे समझेंगे? मैपिंग से समझते हैं। प्रायद्वीपीय जो भाग है दोस्तों भारत का, प्रायद्वीपीय भाग के बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं मैप बना देते हैं इंडिया का, ताकि चीजों को समझने में हमको आसानी हो जाएंगी, है ना। चीजों को समझने में आसानी हो जाएंगी। मैप बना लेते हैं पहले। चलिए, चलो, ये मैंने इंडिया का मैप बनाया है। अगर हम बात करेंगे इंडिया के मैप में, तो मैंने इससे पिछली क्लास में आपको बताया था, पर्वतों के बारे में बता चुके हैं। किसके? पर्वतों के बारे में बता चुके हैं। मैंने कहा था यहाँ पर एक काराकोरम रेंज मैंने बताई थी, उसके नीचे लद्दाख बताई थी, फिर मैंने एक जास्कर बताई थी। ये 3 रेंज मैंने बताई थी। उसके बाद मैंने कहा था यहीं से नंगा पर्वत से एक पर्वत श्रेणी निकल के आती इस प्रकार से, जिसका नाम है ग्रेट हिमालय। ये कौन सा मैंने बताया था? ये ग्रेट हिमालय बताया था, नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक। और इस ग्रेट हिमालय पे कितनी चोटियां पड़ती है क्रम से मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जिसमें भारत के संपूर्ण पर्वत और पहाड़ियां शामिल थी। उसके नीचे मैंने आपको कहा था कि एक हमारा मध्य हिमालय है। कौन सा है? कलर दूसरा ले लेते हैं। कौन सा? मैंने कहा था इसके बाद मध्य हिमालय। हिमालय के बाद एक शिवालिक हिमालय मैंने बताया था। शिवालिक हिमालय के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। एक शिवालिक हिमालय बता चुका हूं। और शिवालिक हिमालय के बाद फिर मैंने आपको बताया था जो नीचे का भाग है, ये वाला भाग है, ये यहां तक गया हुआ है, ये वाला जो भाग है ये मैदानी भाग है। ये क्या है? ये मैदानी भाग है। और ये मैदानी भाग भी मैं आपको बता चुका हूं कि मध्यवर्ती मैदान कैसे बनते हैं। इनके बारे में नदियों से लाए गए जो अवसाद होते हैं उनके कारण से ये मैदान बनते हैं। और आज हम देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार। आज हम देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार, यानी ये जो भाग है ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है, और इसे हम आज देखने वाले हैं। ये भारत का सबसे पुराना हिस्सा है ये वाला, और ये गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड क्या था आज हम जानेंगे कि ये गोंडवाना लैंड का भाग हम क्यों कहते हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है उसको देखते हैं। आओ जानते हैं कि ये गोंडवाना लैंड का क्यों भाग है। अफ्रीका से टूटकर वर्तमान में एशिया में देखने को मिलता है। ये क्या था क्या नहीं था, आओ देखते हैं। चलिए पहले हम ग्लोब बना लेते हैं। ये कहा जाता है कि आज से 20 करोड़ साल पहले एक स्थल खंड था। एक क्या था? ये स्थल खंड था, और इस स्थल का नाम था पैंजिया। क्या नाम था? इस स्थल का नाम था पैंजिया। और इसके चारों तरफ एक सागर था जिसका नाम था पैंथालासा सागर। क्या नाम था? पैंथालासा सागर था। और 20 करोड़ साल पहले, लगभग 20 करोड़ साल पहले, ये जो पैंजिया है ना, ये सुपर कॉन्टिनेंट था पहले, और 20 करोड़ साल के बाद इसका विखंडन होना शुरू हो गया था। इसका क्या हो गया? इसका विखंडन होना शुरू हो गया था। ये कहा जाता है इस पर 2 बलों ने कार्य किया था, और इसके 2 खंड हो गए थे। एक हो गया उत्तर में और एक हो गया दक्षिण में। ठीक है, फिर मैंने इसको ग्लोब बना दिया। ये 2 खंडों में विभाजित हो गया था, उत्तर और दक्षिण में। और ये पैंथालासा सागर है, इसके चारों तरफ कौन सा है? पैंथालासा सागर है। और जो ऊपर वाला था इसको कहा गया था अंगारा लैंड। ये क्या कहा गया? इसको कहा गया था अंगारा लैंड। ये इसको लॉरेंसिया भी हम कह सकते हैं, इसको लॉरेंसिया भी हम कह सकते हैं, लॉरेंसिया या अंगारा लैंड। और नीचे वाला जो भाग था दक्षिणी भाग, इसको गोंडवाना लैंड कहा गया। क्या कहा गया था? गोंडवाना लैंड कहा गया था, तो दक्षिणी भाग था। ठीक है, उसी प्रकार से इनका भी विखंडन हुआ था, और ये जो गोंडवाना लैंड है इससे 4 महाद्वीपों का जन्म होता है। कितने? 4 महाद्वीपों का जन्म होता है। एक हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, एक हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है।
4 महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। इसी प्रकार से अंगारा लैंड से 3 महादेशों का जन्म होता है या 3 महाद्वीपों का जन्म होता है। एक कौन सा है? एक हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप, एक कौन सा है? एक हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप, एक यूरोप महाद्वीप, यूरोप, और एक एशिया महाद्वीप। और कौन सा है? एशिया महाद्वीप। तो हम कह सकते हैं अंगारा लैंड से इन 3 महाद्वीपों का जन्म होता है और गोंडवाना से इनका जन्म होता है। और गोंडवाना में जो अफ्रीका था, जैसे मैं यहाँ पर अफ्रीका का मैप बना दूं, चलो आगे देखता हूं मैं अफ्रीका का मैप। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई कि पैंजिया के 2 खंड हो गए, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। गोंडवाना लैंड से क्या क्या हुआ था और अंगारा लैंड से क्या क्या हुआ था, आओ अब मैप पे मैं आपको दर्शाता हूं। आपको दिखता होगा थोड़ा बहुत, ये मैप मैंने लिया हुआ है ताकि समझाने में आसानी हो जाएगी आपके लिए। चलिए, ये देखो, ये पहले सुपर कॉन्टिनेंट था, इसका नाम था पैंजियपुरा स्थल है, और इसके चारों तरफ जो सागर है इसका नाम है पैंथालासा सागर। इसके चारों तरफ जो सागर है उसका नाम क्या है? पैंथालासा सागर, याद रखेंगे, पैंथालासा सागर। और इसके बाद क्या हुआ था? ये 2 भागों में टूट गया था। ऊपर लिखा है लॉरेंसिया, नीचे वाले को लिखा है गोंडवाना लैंड। लॉरेंसिया, गोंडवाना लैंड। मैंने कहा था लॉरेंसिया से फिर 3 महाद्वीपों का जन्म होता है। कौन कौन से? यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका महाद्वीप। और गोंडवाना लैंड से क्या होता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। यही मैंने बताया था। उसके बाद ये और घूमे थे, इस प्रकार से नजर आए थे। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप, एशिया, ये लॉरेंसिया के भाग है। और ये नीचे वाले जो 4 हैं, ये वाले, ये किसके भाग हैं? तो आप कहोगे ये गोंडवाना लैंड के भाग है। पहले भारत अफ्रीका से चिपका हुआ था। यहाँ पर पहले भारत यही था, जो इंडिया लिखा हुआ है वो यही था। ये जाकर एशिया में जाकर चिपक गया, एशिया में जाकर उत्तर की ओर खिसका और एशिया में जाकर चिपक गया। ये खिसक रहा है, देखो, ये खिसकते खिसकते कहां पहुंचा है? एशिया में पहुंचा है। तभी कहा जाता है जो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। क्या है? ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और जब ये चिपका यहां पर, और यहां पर चिपकने के बाद यहीं पर पहले 33 सागर था। यहां पे बता देता हूं, यहां पर 33 सागर था, 33 सागर था। और 33 सागर पे जहां आज हिमालय है वहां पहले 33 सागर था, ऐसे भी कह सकते हैं। इसको एक बार मैं और एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी आप बस इतना समझिएगा, भारत यहां पर था, यहां से एशिया में चिपक गया। ठीक है, जब वर्तमान में भारत यहां पर देखने को मिलता है। ये है हमारा वर्ल्ड मैप का। और भारत इस प्रकार से टूटा था, ये लिखा हुआ भी है। इस प्रकार से टूटते हुए आगे बढ़ते हुए एशिया में जाकर चिपका। ये टूटने का क्रम है, याद रखेंगे। अब हम इसको आगे बताते हैं किस प्रकार से टूटा था। एक बार मैं आपको इसको बताता हूं। ठीक है, ये है, मान लेते हैं ये हमारा प्रायद्वीपीय भाग है जो अफ्रीका से चिपका हुआ था। किससे? अफ्रीका से चिपका हुआ था और बाद में एशिया में जाकर चिपक गया। हुआ क्या था? जब ये एशिया में जाकर चिपका था तो यहां पर एक सागर था। यहां पर कौन सा सागर था? यहां पर था 33 सागर। क्या था यहां पर? यहां पर 33 सागर था। और 33 सागर था और ऊपर यूरेशियन प्लेट थी। कौन सी? यूरेशियन प्लेट थी। और यूरेशियन प्लेट, और आपको पता है नीचे कौन सी थी? इंडो प्लेट। यानी इंडिया एक छोटी प्लेट है, या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हम कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये दोनों प्लेटें क्या हुई? आपस में टकराई। ये दोनों आपस में टकराई। और जो 33 सागर था ना, और 33 सागर क्यों था? क्योंकि यहां पर कई सारी नदियों का मुहाना था पुराने समय में। और यही 33 सागर में जब वल पड़ा तो 33 सागर के अवसाद आज हमें हिमालय के रूप में देखने को मिलते हैं। हम ये कह भी सकते हैं कि आज जहां हिमालय है वहां पहले 33 सागर था। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको कि गोंडवाना लैंड कैसे बना, कैसे प्रायद्वीपीय जो भाग है ये वाला, ये एक पठारी भाग के रूप में जाना जाता है। स्टार्टिंग मैंने बताया था आपको। इतनी चीज समझ में आ गई ना आपको कि ये क्या था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हिमालय के बारे में आपको बता चुका हूं, 33 सागर क्या, ये सब मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। यहां से हमारे एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। पठार कभी कभी मिलान करने को आ जाता है, कभी कभी पूछा जाता है छोटा नागपुर के पठार से सबसे लंबी नदी बताओ, दंडकारण्य पठार से सबसे लंबी नदी बताओ कौन सी निकलती है, या इनका लोकेशन कहां पर है, आओ देख लेते हैं। सही है, तो सबसे पहले हम पीछे ही चले जाते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर इंडिया का मैप बनाकर कुछ पठारों के नाम आपको यहाँ पर दर्शा देते हैं। कुछ पठारों के नाम हम यहाँ पर दर्शा देते हैं ताकि समझने में हमें चीजों को आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते रहना।
ध्यान से देखते रहना। यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर क्या है, राजस्थान है, और राजस्थान में एक पठार है जिसका नाम है मेवाड़ का पठार। क्या है ये मेवाड़ का पठार है। ठीक है, मेवाड़ के पठार के बाद यहाँ पर एक पठार पड़ता है इस प्रकार से, इसका नाम है मालवा पठार। ये कौन सा है, ये मालवा पठार है। मालवा पठार के बाद यहीं पर पड़ता है एक और पठार इस प्रकार से कलर चेंज कर लेते हैं, जिसका नाम है बुंदेलखंड। क्या है, बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड के पास में यहीं पर एक पठार पड़ता है बुंदेलखंड के पास में यहाँ पर, जिसका नाम है बघेलखंड। क्या नाम है, बघेलखंड, याद रखेंगे। क्या नाम है, बघेलखंड, याद रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं बघेलखंड के बाद यहाँ पर 3 राज्यों में एक पठार पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में, ये CH लिख देता हूं, छोटा नागपुर का पठार आपको याद रखना। ठीक है, ये छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार के बाद यहाँ पर एक अन्य पठार पड़ता है, इसका नाम आपको याद रखना। लोकेशन इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूं ताकि चीजों को समझने में आसानी हो जाएगी। दंडकारण्य पठार। कौन सा है, दंडकारण्य पठार है। दंडकारण्य पठार यहाँ पड़ता है। दंडकारण्य पठार के बाद में अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर एक पठार पड़ता है ये वाला, जिसे हम बोलते हैं दक्कन ट्रैम्प। दक्कन ट्रैम्प बोला जाता है इसको, याद रखेंगे। ये पठार को यहां पर लिख देता हूं मैं, दक्कन ट्रैम्प बोला जाता है इसको, आपको याद रखना है। दक्कन ट्रैम्प। दक्कन ट्रैम्प के जस्ट नीचे की अगर हम बात करेंगे यहाँ की, तो यहाँ पर एक नया पठार पाया जाता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर होगा कर्नाटक के पठार के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कर्नाटक के पठार के नाम से जानते हैं। इसको आपको नाम याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक नया पठार मिलेगा आपको इस प्रकार से, यहाँ पर, जिसका नाम है रायसीना पठार भी कह सकते हैं इसको, या आंध्रा का पठार भी हम इसको कह सकते हैं। आंध्रा का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार कह सकते हैं, या इसको रायसीना का पठार के नाम से हम जानते हैं, या इसे हम तेलंगाना का पठार भी कह सकते हैं। ठीक है, तेलंगाना का पठार भी कह सकते हैं। इतने पठार हैं जो हमें देखने, यही क्रम है, ये बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है कि कौन सा पठार कहां पर पड़ता है। और एक पड़ता है शिलांग पठार जो असम में पड़ता है, उसको मैंने मैप अभी नहीं बनाया है, वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो इतने पठारों का लोकेशन आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रायद्वीपीय पेनिनसुला प्लेट्यू की। इसका विस्तार कहां से कहां तक है, किसका, प्लेट्यू का विस्तार कहां से कहां तक है। तो एक मैप बनाकर हम प्यार से देख सकते हैं, सीख सकते हैं इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो याद रखेंगे, यहां पर पड़ता है गिर पहाड़ी, या गिरवन भी कह सकते हैं। ऊपर पड़ती है दिल्ली, और इधर पड़ता है हमारा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार पड़ता है। और दक्षिण में क्या पड़ता है हमारा, दक्षिण में पड़ता है कार्डामम। क्या पड़ता है, कार्डामम की पहाड़ियां पड़ती हैं, हम ये कह सकते हैं। और ये पूरा पठार इस प्रकार से है, ये प्रायद्वीपीय पठार पूरा जो हमें पढ़ना है। इसका थोड़ा सा भाग यहाँ पर है शिलांग। क्या है, इसे बोलते हैं शिलांग पठार भी कह सकते हैं, पठार। इसको कार्बी एंगलॉन्ग का पठार भी कहते हैं, कार्बी एंगलॉन्ग का पठार भी कहते हैं, जो असम में पड़ता है। ठीक है, तो इसके विस्तार की अगर हम बात करेंगे इस प्रकार से, एक बार और देख लेते हैं। ये कहां पर है, पूरब में कहां पर है, तो आप कह सकते हो छोटा नागपुर का पठार। कहां कह सकते हो, छोटा नागपुर पठार कह सकते हो पूरब में। पश्चिम में कहां पर है, तो आप कहोगे पश्चिम में गिरवन में है, गिरवन पठार, या गिरवन पहाड़ियों तक है इसका, गिरवन पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। उत्तर में कहां तक कहेंगे, तो ये उत्तर में हम दिल्ली तक कह सकते हैं। और दक्षिण में कहां तक कहेंगे, तो कार्डामम तक कह सकते हैं, कार्डामम पहाड़ी तक कह सकते हैं। ठीक है, कार्डामम पहाड़ी कहां पड़ती है, बॉर्डर पर पड़ती है केरल और तमिलनाडु के। इसका विस्तार हम यहां तक मानते हैं। और बीच में यहां पर पड़ता है शिलांग पठार। क्या पड़ता है, शिलांग पठार, या शिलांग पठार हम ये भी कह सकते हैं। पूर्व और उत्तर में पड़ता है कौन सा पठार, शिलांग पठार। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका विस्तार इस प्रकार से, और देख लेते हैं इसका आकार कैसा है, तो आपका आंसर होगा त्रिभुजाकार। हमने देखा इसका आकार कैसा है, तो लगभग त्रिभुजाकार। इसको इस प्रकार से अगर मिला दें तो इस प्रकार से त्रिभुजाकार है। और क्या बोला गया है,
इसका जो ढलान है, मैंने बताया भी था, इसका जो ढलान है वो पूरब की साइड में ज्यादा है, इसलिए मैक्सिमम नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। मैक्सिमम नदियां कहां गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो धार है वो पूरब की तरफ है। कुछ अपवादित नदियां भी हैं, कुछ अपवादित नदियां हैं, जैसे कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती नदी। पिछली क्लास में मैंने बताया भी था और नदियों में भी मैंने बताया, क्योंकि जो नर्मदा नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहती है, और इसलिए इसे दरार घाटी और भ्रंश घाटी नदी भी कहते हैं। ताप्ती नदी भी दरार घाटी में बहती है, सतपुड़ा के नीचे से बहती है, आपको मैंने बताया भी था। इसे पठारों का पठार कहा जाता है। इसे प्रायद्वीपीय पठार को क्या कहा जाता है? पठारों का पठार, क्योंकि इसमें बहुत सारे पठार मैंने आपको बताए थे, इसलिए इसको पठारों का पठार कहा जाता है। इसको 4 भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे ताकि हमें चीजों को आसान लगे। एक हम केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में जानेंगे, जो केंद्र में पठार पड़ते हैं उनके बारे में जानेंगे, पूर्वी पठार के बारे में जानेंगे, उत्तर पूर्वी पठार के बारे में जानेंगे और दक्कन के पठार के बारे में जानेंगे। हर एक चीज मैं आपको मैपिंग से सिखाऊंगा, ऐसे ही नहीं है कोई भी चीज आपको ऐसे ही बता दिया जाए, ठीक है? मजा आने वाला है बहुत शानदार सा। तो ये 4 तरीकों से हम आपको बताने वाले। पहला तरीका है केंद्रीय उच्च भूमि। आओ देख लेते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। पहले मैप बनाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम मैप बनाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? पहले हम मैप बनाएं, चलिए। देखिए चीजों को समझने में आसानी हो जाएगी, बहुत शानदार वाली। चलिए, जितने का मैप की हमको जरूरत पड़ेगी उतना ही मैप हम आपके सामने बना देंगे। चलिए हम बढ़ाते हैं आगे। सबसे पहले मैंने मेवाड़ का पठार बताया था, मैंने यहां पर आपको बताया था अरावली, अगर आपको याद है यहां पर अरावली बताया था। समझते रहना है, मैपिंग बहुत अच्छे से मैं आपको कराने वाला हूं। यहां पर अरावली बताया था। अरावली के बाद यहीं पर मैंने कहा था इस वाले भाग में क्या पड़ता है, तो आपका सही आंसर होगा मेवाड़ का पठार। ये कौन सा है? ये मेवाड़ का पठार है और ये अरावली है। ये कौन सा है? ये अरावली है, अरावली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये, और इसके बाद जो मेवाड़ है, मेवाड़ के बाद ये दक्षिण में यहाँ पर अगर राजस्थान का भी भाग है, मालवा है। ये क्या है? ये मालवा है, मालवा का पठार। मालवा के पठार के जस्ट ऊपर की अगर हम बात करेंगे, मैं आपको एक बार बता भी चुका हूं, यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये बुंदेलखंड है। ये क्या है? ये बुंदेलखंड है, याद रखेंगे बुंदेलखंड है। और बुंदेलखंड के पास यहाँ पर छोटा सा भाग बघेलखंड का भी पड़ता है, आपको मैंने बताया था। चलिए, उसके बाद मैंने कहा था यहीं पर पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। यहाँ क्या पड़ता है? यहाँ पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर के पठार पे CH लिख देते हैं। उसके जस्ट नीचे पड़ता है यहाँ पर दंडकारण्य पठार। क्या पड़ता है? दंडकारण्य पठार। और दंडकारण्य पठार के बीच में क्या पड़ता है यहाँ पर? तो महानदी बेसिन है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर महानदी बेसिन है, आपको मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद जस्ट इसके नीचे यहाँ पर कौन सा पठार पड़ता है? तो आपको मैंने कहा था इसे बोलते हैं रायसीना पठार या आंध्र प्रदेश पठार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक पठार मैंने कहा था, यहां पर एक पठार, इसे दक्कन ट्रैम्प के नाम से जानते हैं। ये कौन सा है? ये दक्कन ट्रैम्प का पठार है। और जस्ट इसके नीचे की अगर हम बात करेंगे, ये कर्नाटक का पठार है। ये कौन सा है? ये कर्नाटक का पठार है। लोकेशन मैंने आपको 2 बार बता दी। और यहाँ पर शिलोंग पठार है। यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर शिलोंग पठार है। इनके नाम मैं और लिख देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। शिलोंग, शिलोंग पठार है और ये इसी का भाग है। ये शिलोंग पठार है, ये इसी का भाग है, ठीक है। हम आगे आपको बताएंगे छोटा नागपुर, ठीक है। ये दंडकारण्य पठार, ये आंध्र पठार या तेलंगाना या रायसीना, ये कर्नाटक का पठार, ये कर्नाटक का पठार। ये दक्कन ट्रैम्प, क्या ये दक्कन ट्रैम्प है? याद रखेंगे। ये अरावली, ये बुंदेलखंड हो गया। यहां पर पड़ता है बघेलखंड। क्या होता है? बघेलखंड, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, लोकेशन मैंने आपको बता दिया। अगर ये मिलान करने को आ जाएगा दोस्तों तो हम लगा पाएंगे, चाहे वो पूरब से पश्चिम पूछे, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, जैसा भी पूछेगा हम लगा पाएंगे बहुत शानदार तरीके से। चलो अब आगे बढ़ते, सीधे टॉपिक पर बात करेंगे। सब चीज मैं आपको बता चुका हूं। इसका विस्तार कहां तक है मेवाड़ का? तो पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसका विस्तार कहां पर है? तो आपका आंसर होगा इसका विस्तार है पूर्वी राजस्थान में, यानी पूर्वी राजस्थान में, और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। ये अरावली श्रेणी का ही एक अंग है।
ये अरावली श्रेणी का ही एक अंग है जिसका नाम है मेवाड़। इस समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 250 से 500 मीटर समुद्र से इसकी ऊंचाई नापी जाती है। आप कहोगे सर पठार और पर्वत में अंतर क्या है? हमेशा एक चीज याद रखना, पर्वत ऊपर से नुकीला होता है, ऊपर से नुकीला होगा, इस प्रकार से ये पर्वत होगा, लेकिन पठार ऊपर से समतल होगा, फ्लैट होगा। मान लो नीचे से हम चल रहे हैं, ऊपर गए, ऊपर जाके देखोगे तो इस प्रकार से टेबल की तरह होगा। जो टेबल होता है ना, बेंच होता है, टेबल होता है, उसकी तरह होता है ये। ऊपर से जाओगे तो चढ़ाई पड़ेगा, जब ऊपर चढ़ जाओगे तो एकदम सपाट दिखेगा, उसे बोलते हैं पठार। और जब ऊपर जाओगे नुकीला मिल जाएगा, नूक जैसा, तो उसको क्या बोलेंगे? पर्वत बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पर्वत बोलते हैं। तो इतना याद हो गया कि पर्वत और पठार में अंतर यही है, पर्वत नुकीला होता है, पठार ऊपर से समतल होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, चलिए। एक बनास नदी का नाम आपने सुना होगा। बनास नदी निकलती कहां से? मेवाड़ पठार से निकलने के बाद चंबल में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदी है बनास, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मालवा का पठार। मालवा का पठार दोस्तों ये मैंने बनाया है, मालवा का पठार। इसका निर्माण बैसाल्ट चट्टान से हुआ है। बैसाल्ट ये हम लावा वाली चट्टान भी कह सकते हैं। और ये स्थित कहां पर है? पूर्ण रूप से तो मध्य प्रदेश में स्थित है इसका सबसे ज्यादा भाग, मालवा पठार का। बैसाल्ट चट्टानों के क्षरण से, बैसाल्ट का कलर होता है ब्लैक, और इसी के क्षरण से बनती है ब्लैक मिट्टी, ब्लैक सॉइल। यही लिखा हुआ है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। तभी आपको पता है महाराष्ट्र के क्षेत्र में यहाँ पर जो ब्लैक मिट्टी का निर्माण सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है ब्लैक सॉइल, और मध्य प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी पड़ती है, आपको याद रखना है। प्रसिद्ध खेती कौन सी होती है काली मिट्टी में? तो आपको पता है कपास। कौन सी होती है? कपासी मिट्टी भी इसको कहते हैं, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं जो यहां से निकलती हैं और ऊपर की ओर जाती हैं? उनके नाम कौन कौन से? तो आपको याद रखना है, चंबल नदी, बेतवा नदी, माही नदी, काली नदी और पार्वती नदी। बेतवा और चंबल नदी ये यमुना की सहायक नदी है, और माही नदी खंबात की खाड़ी में यहां पर गिरती है, इधर से बहती है, इस तरफ आती है। और काली सिंध नदी ये चंबल की सहायक नदी है। पार्वती ये भी चंबल की सहायक नदी है, आपको याद रखना है। यही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, जो खंबात में खाड़ी में गिरती है, या पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी है। तो इन नदी के बारे में मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा बुंदेलखंड का पठार। लोकेशन मैंने आपको बताया भी था, बार बार हम आपको, मैंने क्या बोला, बार बार हम आपको याद करा देंगे। ठीक है, यहां पर कौन सा है? यहां पर मैंने कहा था मेवाड़ है, मेवाड़ के बाद यहां पर मालवा है, मालवा के जस्ट ऊपर क्या है हमारा? तो आपका सही आंसर होगा ये बुंदेलखंड है। यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, इसके नीचे दंडकारण्य पठार है, इसके नीचे रायसीना तेलंगाना का पठार है, यहाँ पर कर्नाटक का पठार है, यहाँ पर दक्कन ट्रैम्प है। याद रखेंगे, यही चीजें मैंने बताई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसके विस्तार की अगर हम बात करें, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो मैंने आपको बताया था, दूसरा कलर है, यहां पर कौन सा है? यहां पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मैंने बताई थी पिछली क्लास में, बताई थी नहीं बताई थी? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से ऊपर है, और ग्वालियर पठार के नीचे पड़ता है कौन सा? हमारा बुंदेलखंड का पठार। इसका भाग मध्य प्रदेश और यूपी में है, लगभग 50-50 भाग है। यूपी का जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो इसी का भाग है। बेतवा केन नदियां यहां से निकलती हैं। और याद रखेंगे बघेलखंड पठार मैंने बताया था इसके बगल में है, या भांडेर इसके बगल में है, या कैमूर इसके बगल में है, या पास में स्थित है। चाहे भांडेर आ जाए, चाहे कैमूर आ जाए, चाहे बघेलखंड आ जाए, यहां पर याद रखेंगे बघेलखंड है, यहीं पर कैमूर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बिंद श्रेणी है ना, इसी को कैमूर के नाम से हम जानते हैं। बिंद श्रेणी का कुछ हिस्सा इसे हम कैमूर के नाम से जानते हैं, और इसी का हिस्सा कुछ है जिसे हम भांडेर के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पूर्वी पठार के बारे में। पूर्वी पठार को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कौन कौन से? छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ और महानदी बेसिन के बारे में, और दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार आओ देख लेते। छोटे नागपुर के पठार का विस्तार की बात करेंगे। पूरब में कहां तक है? तो पूरब में एक जिला पड़ता है पुरुलिया। पुरुलिया एक जिला पड़ता है, और पुरुलिया जिला वेस्ट बंगाल में। कहां पर है? वेस्ट बंगाल में।
और इसका दक्षिण में विस्तार कहां तक है, तो आपका आंसर होगा उत्तरी उड़ीसा। उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र तक इसका विस्तार है। दक्षिण बिहार भी लिख सकते हैं, साउथ बिहार भी लिख सकते हैं, याद रखेंगे, या दक्षिण बिहार भी लिख सकते हैं। ये हमारा नॉर्थ छत्तीसगढ़, CHH लिख देते हैं, या उत्तरी छत्तीसगढ़ है। ठीक है, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं पर पड़ता है हमारा, इसके बीच में ही पड़ता है हमारा क्या, छोटा नागपुर का पठार इसके बीच में पड़ता है। तो छोटा नागपुर ऊपर क्या है, बिहार का नीचा वाला हिस्सा है, और याद रखेंगे नीचे कहां पर, उड़ीसा का उत्तरी है, और ये हमारा उत्तरी छत्तीसगढ़ है, और ये पुरुलिया का क्षेत्र है। इसके बीच में ही पड़ता है क्या, इसके बीच में पड़ता है झारखंड, और झारखंड में आपको पता है क्या है, राजमहल की पहाड़ियां भी स्थित है। क्या है, राजमहल पहाड़ियां भी यहीं पर स्थित है, आपको याद रखना है। तो इसका विस्तार मैंने आपको बता दिया था, आओ देखते हैं। रांची पठार हजारीबाग को अलग दामोदर नदी करती है, यानी एक दामोदर नदी है जो छोटा नागपुर के पठार की सबसे लंबी नदी है। ये दामोदर नदी इस प्रकार से बहती, मान लेते हैं ये है पठार, एक पठार है, बड़ा सा पठार मैंने बना दिया है, इसी के बीच से नदी निकलती, इसका नाम है क्या, इस प्रकार से इसका नाम है दामोदर नदी। इसके ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे हजारीबाग, हजारीबाग पठार कहते हैं, और नीचे वाले भाग को रांची पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, रांची पठार। तो हम ये कह सकते हैं हजारीबाग पठार और रांची बाग पठार को अलग करने वाली नदी का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा दामोदर नदी। यानी इस पठार के बीच से निकलती है, यह छोटा नागपुर के पठार की सबसे लंबी नदी है। ये लिखा हुआ है, सबसे लंबी नदी यही है, और दूसरी सबसे लंबी नदी है स्वर्ण रेखा। कौन सी है, स्वर्ण रेखा। आपको पता है दामोदर नदी एक भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, क्योंकि बीच से निकल रही है, तो दरार घाटी, भ्रंश घाटी नदी भी कहते हैं। ये एक प्रदूषित नदी है, क्योंकि इसके जो घाटियां है वहां पर कोयला बहुत मिलता है, इसलिए आपको याद रखेंगे। और बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं, बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। ये कुछ प्रश्न आपको याद रखने। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है छोटा नागपुर के पठार की, तो पारसनाथ है, जो झारखंड में पड़ती है, झारखंड में पड़ती है, गिरिडीह जिला में पड़ती है, आपको याद रखना है। दामोदर नदी बेसिन में कोयला अधिक मिलता है, मैंने कहा था, और उनमें से सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो एंथ्रोसाइट होता है, लेकिन एंथ्रोसाइट केवल जम्मू कश्मीर में मिलता है, और यहां पर मिलता है बिटुमिनस। कौन सा मिलता है, बिटुमिनस, याद रखेंगे। ये दूसरा पाया जाने वाला भारत में कोयला है, और पहले देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, और क्वालिटी में दूसरे नंबर का है, ये क्वालिटी में दूसरे नंबर का है। पहले का एंथ्रोसाइट है, दूसरे का बिटुमिनस है, तीसरे का लिग्नाइट है, चौथे का पीट है। ये गोंडवाना लैंड का भाग है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। स्वर्ण रेखा नदी रांची पठार से निकलती है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, और इस पर हुंड्रू जलप्रपात है। तो प्रश्न आता है कि हुंड्रू जलप्रपात कहां है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा रांची पठार में। रांची पठार में स्थित है, किस नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर है, आपको याद रखना है। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग है, इसके उत्तर में दामोदर नदी, तो मैंने बताया था, ये दामोदर नदी तो बताया था ना। तो दामोदर नदी के उत्तर में हजारी प्रसाद, दक्षिण में रांची, और बीच से निकलती है दरार घाटी, भ्रंश घाटी नदी कहते हैं। कोयला मिलता है, इसलिए इसे प्रदूषित नदी कहते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई आपको। हुंड्रू वाटरफॉल किस नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर है, जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहां गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, याद रखेंगे। तो इतने प्रश्न आपको याद रखने। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन कहां पर पड़ता है। आओ इसको भी देख लेते हैं, चलिए आओ इसको भी देख लेते हैं। देखो यहां पर मैंने बताया था छोटा नागपुर का पठार, नागपुर का पठार के नीचे मैंने क्या, दंडकारण्य पठार है, ये दंडकारण्य पठार है। और इन दोनों के बीच में यहां पर महानदी बहती है। अब महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, कहां से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, सिंगवा पहाड़ी से निकलने के बाद और कहां गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और महानदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नहीं, भारत का सबसे लंबा बांध स्थित है, हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध है, दुनिया का नहीं है, ठीक है ना। विस्तार छत्तीसगढ़ उड़ीसा में ही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद और उड़ीसा में ही गिर जाती है सागर में। इसका नाम है महानदी। इसका निर्माण अवतलन या धसाव प्रक्रिया से हुआ है, किसका, याद रखेंगे, महानदी बेसिन का।
मुख्य नदी कौन कौन सी है? महानदी, और उसकी कुछ सहायक नदी है, शिवनाथ है, हंसदेव है, मांड है, इब है, ओक है, जोक है, तेल है। ये किसकी सहायक नदी है? ये महानदी की सहायक नदी है। और आपको पता है ये कुछ नदियां जो चिल्का झील है ना उसके आसपास भी अपना मुहाना बनाती हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ किसके लिए? कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसकी घाटियां आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन कहां पड़ता है, क्यों इसका नाम रखा गया? बेसिन का मतलब होता है नदी के आसपास का इलाका, नदी के आसपास का उपजाऊ इलाका को बेसिन कहा जाता है। या महानदी जितने भाग में बहती है वो पूरा इलाका आ जाता है, इसमें आपको याद रखना है। उसके बाद दंडकारण्य पठार कहाँ स्थित है? मैंने बताया था जस्ट इसके नीचे स्थित है। विस्तार छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है, महाराष्ट्र में भी, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। कितने? 5 राज्यों में इसका विस्तार है, थोड़ा थोड़ा सा। ये अत्यंत उबड़ खाबड़ एवं अनुपजाऊ है, अत्यंत उबड़ खाबड़ है। जैसे यहां से ऊपर चढ़ोगे फिर इस प्रकार से उबड़ खाबड़ अत्यंत है और उस प्रकार से नीचे, और ये बिल्कुल उबड़ खाबड़ है, अनुपजाऊ है, आपको याद रखना है। प्रमुख नदी यहां से निकलती है इंद्रावती। कौन सी नदी? इंद्रावती निकलती है, और निकलने के बाद गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। और आपको पता है इंद्रावती नदी पर एक वाटरफॉल है, इसका नाम है चित्रकूट वाटरफॉल। कौन सा? चित्रकूट वाटरफॉल स्थित है जो इंद्रावती नदी पर है, बस्तर जिले में, आपको याद रखना है। बस्तर क्षेत्र धातुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि ये जो छोटा नागपुर का पठार या दंडकारण्य पठार है, यहाँ पर खनिज बहुत मिलते हैं। क्या मिलते हैं? खनिज बहुत मिलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो लोकेशन मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघालय का पठार आओ देख लेते हैं, मेघालय का पठार आओ देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये मैंने भाग बना दिया पूर्वोत्तर भारत का। यहां पर पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। क्या पड़ता है? छोटा नागपुर पठार पड़ता है। और यहां पर पड़ता है शिलांग पठार। क्या है यहाँ पर? शिलांग पठार यहां पर। ठीक है, तो ये भाग जो शिलांग पठार है ये प्रायद्वीपीय का पठार है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और इसके बीच में जो गैप आपको दिख रहा है इसी को कहते हैं मालदा गैप। मालदा गैप कहा जाता है, या इसी को हम कह सकते हैं गारो गैप के नाम से भी हम इसको जानते हैं। गारो गैप या मालदा गैप है जो बीच में है, और शिलांग और छोटा नागपुर के पठार में, याद रखेंगे। या हम इधर छोटा नागपुर की जगह हजारीबाग भी कह सकते हैं, और इधर शिलांग कह सकते हैं। शिलांग का एक और नाम है कार्बी एंगलांग पठार, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघालय पठार हिमालय का भाग नहीं है, प्रायद्वीपीय का भाग है। मैंने पिछली क्लास में आपको यहाँ पर गारो खासी जयंतियां बताया था, और शिलांग की कुछ पहाड़ियों के नाम मैंने बताए थे, वह हिमालय में आपको लिखा दिया था। अगर रियल में अगर देखा जाए वो हिमालय का भाग नहीं है, लेकिन वहां पर पहाड़ियां आई थी इसलिए मैंने सब लिखा दिया एक साथ में। ये किसका भाग है? याद रखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, हिमालय का भाग नहीं है, याद रखेंगे। छोटा नागपुर पठार का विस्तार राजमहल पहाड़ियां और मेघालय के बीच में मालदा गैप और गारो गैप स्थित है, यही मैंने बताया था। छोटा नागपुर पठार कह दो, ये हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं राजमहल की पहाड़ियां, और शिलांग के बीच में क्या है? मालदा गैप है या गारो गैप कह सकते हैं। प्रमुख पहाड़ियां गारो खासी जयंतियां, जो मेघालय की प्रमुख पहाड़ियां भी हैं, जनजातियां भी हैं, और वहां की लोकल की भाषा भी यही है, आपको याद रखना है। और जो खासी पहाड़ी है इसके पूर्वी ढलानों पर मासिर राम पड़ता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश करता है, मासिर राम चेरापूंजी। और गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नोक्रेक, आपको याद रखना है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी? शिलांग चोटी है जो असम में पड़ती है। यहां कोयला और लोह एस के भंडार हैं, और चूना पत्थर का खनन भी यहां से किया जाता है शिलांग से। गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नोक्रेक, जिसकी ऊंचाई 1515 मीटर है, 15-15 याद रखेंगे। और यहाँ पर मिट्टी लाल पाई जाती है, वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अगर वैसे रियल में देखा जाए मासिर राम में कितनी होती है, तो 1000 प्लस होती है, 1000 सेंटीमीटर प्लस। इतना बारिश होता है पर्टिकुलर 2-4 जिलों में। ठीक है, वनस्पति सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। जहां पर बारिश ज्यादा होगा तो पेड़ पौधे क्या सूख जाएंगे? नहीं, हरे भरे रहेंगे, और हरे भरे पेड़ों को क्या कहते हैं? सदाबहार वनस्पति। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? तो आपका आंसर है मासिर राम। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर कीप आकार की चोटियां या पहाड़ियां पाई जाती। कीप आकार का मतलब है इस प्रकार की बिल्कुल नुकीली नुकीली पहाड़ियां पाई जाती हैं। ऐसी नुकीली नुकीली पहाड़ियों को क्या कहते हैं? कीप आकार की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीप आकार की पहाड़ी या चोटियां पाई जाती हैं,
जिसके कारण से यहाँ पर बारिश होती है। जहां मानसून मैंने बताया है वहां पर इसको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए दक्कन का पठार, आओ देख लेते हैं दक्कन का पठार क्या है। चलो मैंने फिर एक मैप बना दिया, दक्कन के पठार में देख लेते हैं। अगर दक्कन का पठार की हम बात करेंगे इस प्रकार से, ये पूरा दक्कन का पठार है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। और इस दक्कन के पठार में हम देखेंगे ये वाला भाग ये नंबर 1 है, और ये वाला भाग नंबर 2 है, और ये वाला भाग नंबर 3 है, और ये जो भाग है ना ये दंडकारण्य भाग था, ये दंडकारण्य था, ऊपर छोटा नागपुर का था, यही लिखा हुआ है। दक्कन ट्रैम्प कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, 1 2 3 वो ही लिखा है, 1 2 3। ठीक है, दक्कन ट्रैम्प का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों से होता है। किससे? जैसे मालवा का हुआ था ना, मालवा का बैसाल्ट चट्टानों से, ऐसे इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ भी काली मिट्टी पाई जाएगी, वहां भी काली मिट्टी पाई जाएगी, कपास वहां भी होगी, कपास यहाँ भी होगी, और रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। और यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है, गोदावरी नदी यहीं से तो निकलती है इस प्रकार से, महाराष्ट्र से नासिक से निकलती है और इस तरफ चली जाती है, हाँ या ना? नासिक से ही तो निकलती है गोदावरी नदी। इसके क्षेत्र में सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, अजंता पहाड़ियां पाई जाती हैं। अगर पिछली क्लास आपने देखी होगी तो आप बहुत अच्छी समझ गए होगे ये पहाड़ियां मैंने कहां पर बताई थी। ठीक है, पिछली क्लास देख लेना, क्योंकि उसमें सब पर्वत और पहाड़ियां और सब चोटियां भी सम्मिलित है भाई। इसे महाराष्ट्र का पठार कहते हैं भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका भाग कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, आपको याद रखना है, इसलिए इसको महाराष्ट्र का पठार कहते हैं। कर्नाटक का पठार कहां पर पड़ता है? एक बार और देख लेते हैं। कर्नाटक का पठार, ये वाला नीचे वाला क्षेत्र है, ये कर्नाटक का पठार है। ये किसका पठार है? ये कर्नाटक का पठार है। ऊपर वाला ये वाला क्या है? ये दक्कन ट्रैम्प है। ये वाला क्या है? ये रायसीना या आंध्रा प्लेट्यू है, याद रखेंगे। ये क्या है? दंडकारण्य है। दंडकारण्य के ऊपर छोटा नागपुर है। छोटा नागपुर के बाद यहाँ पर पड़ता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के बाद यहाँ पर पड़ता है मालवा। मालवा के बाद यहाँ पड़ता है बघेलखंड, बघेल नहीं सॉरी, ये है मेवाड़, आपको याद रखना है। ये है अरावली, है ना, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आप बार बार याद कर सकते हो। कर्नाटक में देखेंगे प्रसिद्ध पर्वत कौन सा है? बाबा बुदन हिल्स, इसे चंद्रद्रोण के नाम से भी जानते हैं, बाबा बुदन हिल्स, याद रखेंगे। यहाँ पर कॉफी, पूरे भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है? तो यही होती है बाबा बुदन हिल्स में। बाबा बुदन हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम मुल्यानगिरी, 1930 मीटर इसकी ऊंचाई है, मुल्यानगिरी, याद रखेंगे। और दूसरा प्रसिद्ध पर्वत यहाँ का कौन सा है? कहाँ का? कर्नाटक का ब्रह्मगिरी, जहां से कावेरी नदी निकलती है। ब्रह्मगिरी जहां से कावेरी नदी निकलती है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है भारत का भी कह सकते हैं, जिसका नाम है कुचिकल वाटरफॉल। ये 2 क्वेश्चन है, एक ऊंचा और एक बड़ा। आप कमेंट करके बताना ये दोनों सही लिखे हुए हैं या गलत है, ये कमेंट करके आपको बताना है। सबसे ऊंचा जो कुचिकल बराई नदी पर है, और सबसे बड़ा इसका नाम है जोग या गुरसुप्पा या महात्मा गांधी वाटरफॉल जो शरावती नदी पर है, आपको बताना ये सही लिखा हुआ है या गलत है। ये कर्नाटक में और ये भी कर्नाटक में, दोनों कर्नाटक में, बड़ा भाई और ऊंचा भाई। एक प्रसिद्ध जलप्रपात शिव समुद्रम यहीं पर स्थित है, कावेरी नदी पर। तो कहने का मतलब ये है कर्नाटक पठार में 3 वाटरफॉल है, कुचिकल, जोग और शिव समुद्रम। इसे मैसूर पठार के नाम से भी जानते हैं, इसे मैसूर पठार के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु को नीलगिरी कहा जाता है। पिछली क्लास में नीलगिरी के बारे में मैंने अलग से बताया था। टोंड जनजाति पाई जाती है, कॉफी पाई जाती है, 3 राज्यों में पाया जाता है, साइलेंट वैली के नाम से केरल में जाना जाता है। पिछली क्लास में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था, चलिए देख लेना आप। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, आंध्रा पठार। इस क्षेत्र में रायसीना पठार और तेलंगाना पठार आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक बार और बना लेते हैं, लेकिन इन दोनों को ही देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे अब। चलिए, ये वाला पूरा जो क्षेत्र है, ये वाला, इसको हम तेलंगाना पठार भी कह सकते हैं या आंध्रा पठार भी कह सकते हैं, रायसीना भी कह सकते हैं, है तो अलग अलग, लेकिन हम एक ही पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके क्षेत्र में रायसीना पठार और तेलंगाना पठार आता है, यानी आंध्रा का सबसे बड़ा पठार इस क्षेत्र में, और ये इसी के अंतर्गत आते हैं। याद रखेंगे कृष्णा नदी के दक्षिण में रायसीना पठार स्थित है। मान लो कृष्ण नदी यहां से निकलती है, कहां से? महाबलेश्वर पहाड़ी से, इस प्रकार से। तो महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है,
और कृष्णा नदी के दक्षिण में रायसीना पठार पड़ता है। और कृष्णा नदी के उत्तर में कौन सा पड़ेगा, तो कृष्णा नदी के उत्तर में पड़ेगा तेलंगाना। यानी ये वाली मान लेते हैं नदी, यही कृष्णा नदी है। इसके ऊपर वाला जो पठार है इसका नाम है तेलंगाना। इसका क्या नाम है, इसका नाम तेलंगाना है। और नीचे वाली का नाम है रायसीना। क्या नाम है, रायसीना। और ये पूरे पठार का नाम क्या है, तो आंध्रा पठार है। ये पूरे पठार का नाम क्या है, तो आंध्रा पठार है। एक कोलेरू झील मैंने बताई थी, ये पहले समुद्र किनारे हुआ करती थी, लेकिन अभी वर्तमान में गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच में फंस गई है। इसका नाम है कोलेरू झील। तो इसे डेल्टाई झील के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम है कोलेरू झील, क्योंकि यहीं से महाराष्ट्र से, नासिक से कौन सी नदी निकली, गोदावरी निकलती है, इस प्रकार से जाती है। तो इसके बीच में यहां पर पड़ती है कोलेरू झील। ठीक है, कोलेरू झील पड़ती है, आपको याद रखना है। तो ये थे पठार दोस्तों, हमने बहुत आसान भाषा में पठारों को याद किया था। और भारत के टोटली पठार है ये। ठीक है, भारत के क्या टोटली पठार है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो GS बाय विष्णु सर सर्च करोगे टेलीग्राम पर, तो वहां पर ये पीडीएफ ही छोड़ो सब कुछ मिल जाएगा। पूरा इंडियन ज्योग्राफी का नोट्स, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का नोट्स, मिडाइवल हिस्ट्री का नोट्स, इंडियन पॉलिटी का नोट्स, सब कुछ यही मिल जाएगा। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। बाकी बताना कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।